नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अच्छा, मैक्सिमम स्टूडेंट की ना इंक्वायरीज़ थी कि जो आपका जो प्रीपोज़िशन का टॉपिक है ना, उसे सॉल्व करवाया जाए। इसके अंदर आपकी फिक्स प्रीपोज़िशन थी तथा आपके जो कन्फ्यूज़िंग प्रीपोज़िशन थी, उसके ऊपर मुझे कमेंट आए थे और मुझे बोला गया था कि सर इसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बनाइए प्रीपोज़िशन की। तो देखिए, प्रीपोज़िशन की जो वीडियो रहेगी, वैसे तो मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ, कम से कम एटलीस्ट 2 डेज़ के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं प्रीपोज़िशन का सारा टॉपिक बना लूँ। बट मैं ये जो टॉपिक बनाऊँगा ना, शॉर्ट में बनाऊँगा। मतलब कि क्योंकि इसके पार्ट हैं आपके प्रीपोज़िशन के, अगर मैं एक साथ लंबी बनाऊँगा ना, तो वीडियो कम से कम आपकी 2 या 3 घंटे की बन जाएगी। तो कहीं न कहीं बोरिंग होगी आपके लिए और समझने के लिए भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा रहेगा। और आपका एग्ज़ाम अगर मैं बोलूँ ना, तो एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। तो मैं सारी रैंडमली चीज़ें नहीं बताऊँगा प्रीपोज़िशन के अंदर, मेन कंटेंट बताऊँगा कि जो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए प्रीपोज़िशन के अंदर। मेनली जो चीज़ें आपकी रहेंगी वो रहेगी आपकी फिक्स प्रीपोज़िशन तथा कन्फ्यूज़िंग आपकी जितनी भी प्रीपोज़िशन रहती है ना, वो मैं थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करवाऊँगा, जो इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो जल्दी से मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि हमें सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने हैं प्रीपोज़िशंस के लिए। तो प्रीपोज़िशन का जब बेसिक उठाते हैं ना, तो बेसिक के अंदर हमारे पास आती हैं सबसे पहले कि इसका यूज़ेस कहाँ पे करते हैं। जो प्रीपोज़िशंस होती है ना, वो क्या करती हैं हमारे पास किसी भी सेंटेंसेस के अंदर अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं प्रीपोज़िशन का। प्रीपोज़िशन से क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस जो होगा ना आपका लंबा बनाया जा सकता है। उसे जितना मर्ज़ी लंबा हम कह सकते हैं प्रीपोज़िशन को पुट करके। तो यानी कि किसी भी सेंटेंसेस में अगर मुझे कुछ डालना होगा, तो मैं क्या डालूँगा वहाँ पे प्रीपोज़िशन के माध्यम से एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे जैसे हम बोलेंगे कि अ श्याम इज़ गोइंग, यानी कि मेरे पास इतना सा बोलूँगा ना, मतलब क्या है, श्याम जा रहा है ना। अगर मुझे बताना होगा ना कि वो कहाँ जा रहा है, तो मुझे बताना पड़ेगा टू करके कि वो कहाँ जा रहा है। श्याम इज़ गोइंग टू स्कूल, या स्कूल जा रहा है, वो कहीं और जा रहा है। तो ये जो आगे वाली जो चीज़ें आई ना, ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली किसके माध्यम से, टू के माध्यम से। टू यहाँ पे क्या था, प्रीपोजिशन था। तो हम जो भी इन्फॉर्मेशन डालेंगे ना एक्स्ट्रा, जो भी चीज़ें होंगी, तो वो आपकी किसके माध्यम से डाली जाएंगी, प्रीपोजिशन के माध्यम से डाली जाएंगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हमें समझना है कि कभी भी दो प्रीपोजिशन ना एक साथ नहीं आएंगी। अगर मैं बोलूँगा ना टू और ऑफ एक साथ बोल देंगे, तो वो सेंटेंस क्या होगा, वहाँ पे गलत बन जाएगा। तो कभी भी ध्यान में रखेंगे एरर के लिए कि कभी भी आपकी दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आएंगी। तो इस चीज़ का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। अगले स्टेप में हमें थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जितनी भी प्रीपोजिशन होती है ना, इनके बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब किंतु मैंने यहाँ पे बोला ना टू स्कूल, अब टू स्कूल यहाँ पे मेरा कोई प्रोनाउन नहीं है। ये जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, ये किसका बनता है, आपका प्रोनाउन का बनता है। प्रोनाउन के अंदर ना हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक होती है सब्जेक्टिव केस और एक होती है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जो सब्जेक्ट में लिखी जाती हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे के सारे कहाँ पे आते हैं, एज अ सब्जेक्ट में आते हैं। और इनके लिए मुझे ऑब्जेक्ट क्या लिखना पड़ता है, मी। वी का क्या बनेगा, अस। यू का यू रहता है। दे का क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। शी का क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। इट का इट ही रहता है। ठीक है, तो ये यानी कि प्रीपोजिशन के बाद मुझे सब्जेक्टिव केस नहीं लिखना है, मुझे क्या लिखना है, आपका ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है। तो ये पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आफ्टर प्रीपोजिशन कभी भी आपका यूज़ नहीं करेंगे एडवर्ब का, नेवर यूज़ एडवर्ब। यानी कि प्रीपोजिशन के बाद ना कभी भी आपका एडवर्ब नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ना क्या आता है, नाउन आता है, या तो मुझे प्रोनाउन मिलेगा। अब ना इन दोनों को ना एक साथ क्या बोलते हैं, एक वर्ड में क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। जब ये दोनों ही आपके एडवर्ब बन जाते हैं ना, तो कभी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर हम बोलेंगे ना कि एडवर्ब आएगा, तो ये वाला ना हमेशा सेंटेंस का या जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो हमेशा ही गलत बनता है। एक प्रीपोजिशन के बाद ना बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि कोई ना कोई मुझे क्या चाहिए, या तो नाउन चाहिए या तो मुझे प्रोनाउन चाहिए। यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने के लिए मुझे क्या मिलना चाहिए, वहाँ पे एज अ नाउन मिलना चाहिए। अगर नाउन नहीं मिलता है ना, तो आपका एडवर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये सब 4 पॉइंट्स हैं आपके। नंबर 1 पे आपने ये वाला ध्यान में रखेंगे। नंबर 2 पे आपने थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 2 प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आती हैं। नंबर 3 पे हमें पॉइंट ये भी क्लियर होना चाहिए कि आफ्टर प्रीपोजिशन हमारे पास क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए।
और आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद ना कभी भी एडवर्ब नहीं यूज़ करना है, तो ये अपने ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब ना आपका प्रीपोजिशन डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, ट्रांजिटिव और आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर, कि आगे आपकी प्रीपोजिशन लगेगी या फिर नहीं लगेगी। आपको कैसे पता चलेगा ना कि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगानी है या नहीं लगानी है किसी वर्ब के बाद, तो वो डिसाइडेड करती हैं आपकी ट्रांजिटिव वर्ब तथा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद क्या आता है, आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता ही आता है, और जिनके बाद ना मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना मिले ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि बिल्कुल वर्ब के बाद क्या आनी चाहिए, मुझे क्या मिलना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब कैसी होंगी, ऐसी वर्ब होंगी ना जिनके बाद मुझे ना ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा डायरेक्ट, यहाँ पे मुझे बीच में कुछ ना कुछ एडिशनल डालना पड़ेगा, वो क्या होगी, आपकी प्रीपोजिशन होगी। यानी कि इस यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ना प्रीपोजिशन नहीं लगाई जाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या लगाई जाएगी, आपकी प्रीपोजिशन लगाई जाएगी। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये चीज़ें आपने क्या करनी है, अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है जी, तो नो प्रीपोजिशन आएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन आ जाएगा। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा ना, दे ऑलवेज ब्लेम ऑन हिज फ्रेंड्स फॉर हिज फॉल्ट्स। मैंने बोला कि हमेशा क्या करते हैं, वो ब्लेम करते हैं किसके ऊपर, अपने फ्रेंड के ऊपर ब्लेम करना। बट ना हमें हमेशा ही क्या करना होता है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब मुझे आइडेंटिफाई करनी है, ट्रांजिटिव वर्ब मुझे क्या करनी होगी, आइडेंटिफाई करनी होगी ना, तो मुझे क्या करना है, आपका सबसे पहले मुझे करना है कि वर्ब से क्वेश्चन करने दो। एक करेंगे आप बट का, एक करेंगे आपका होम का। ठीक है, अगर आपका बट या होम से आंसर आ जाए ना, तो वो होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। अगर इन दोनों से आंसर आ जाए ना, तो उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये दोनों ही आंसर किसके होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट के। हमें कभी भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है ना, तो हमें हमेशा ही किससे क्वेश्चन करते हैं, वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। और वो दो क्वेश्चन करते हैं हम आपका बट से तथा होम से। जैसे मैं बोलूँगा ना, आई राइट्स अ लेटर, या जैसे मैं बोलूँगा शी या शी रीड्स अ बुक। तो मैंने ना यहाँ पे वर्ब थी ये वाली आपकी, रीड्स वर्ब थी तथा राइट्स भी क्या है, आपकी वर्ब है। मैंने इन दोनों से ना एक क्वेश्चन किया कि राइट्स दिखती है ना, आई मतलब मैं एक पत्ता लिखता हूँ, मतलब क्या लिखता हूँ। मैंने बट से क्वेश्चन किया कि वट राइट्स, तो वट राइट्स का मतलब मुझे आंसर मिल रहा है कि मैं एक क्या लिख रहा हूँ, पत्ता लिख रहा हूँ। तो ये आपका किसका आंसर आ रहा है, बट का आंसर आ रहा है ना। तो क्या आप यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन लगा सकते थे क्या, नहीं। तो आंसर आएगा कभी भी नहीं, क्योंकि आपका जो आंसर आया ना, वो इन दोनों से आंसर आ जाए। अगर इन दोनों से आंसर आ जाए ना, तो कभी भी आपने बीच में प्रीपोजिशन नहीं लगानी है। यानी कि ये जो वर्ब हुई ना, ये कौन सी वर्ब थी, आपकी ट्रांजिटिव वर्ब थी। ट्रांजिटिव वर्ब आइडेंटिफाई इसी प्रकार से करेंगे आप, जब आप क्वेश्चन करेंगे बट एंड का होम से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, बट एंड होम से क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा ना, तो वो आपको क्या मिलेगा, एज अ ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उसके पीछे आपने कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगानी है। बस यही आपने क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है जी, तो अब देखिए ना, दे ऑलवेज ब्लेम, तो वो हमेशा क्या लगाते हैं, ब्लेम लगाते हैं। बट किसको लगाते हैं ना, आप देखो ना यहाँ पे किसको का आंसर आया, यानी कि होम का आंसर आया। या तो वर्ड का आंसर मिलना चाहिए था, या तो मुझे होम का। यानी कि किसको ब्लेम लगाते हैं, हिज फ्रेंड को लगाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो ऑन था ना, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ऑन नहीं आने वाला था। ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा या फिर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ मेरा मन कर रहा है मैं वहीं पे प्रीपोजिशन लगा दूंगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी इंग्लिश में। तो ये लॉजिक है ना, ये लॉजिक आपने थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको ना एक सिंपल सा एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँगा ना यहाँ पे, जैसे शी गोज, अब ना मैंने ये सेंटेंस बोला और आगे मैं लिख दूंगा टू मार्केट। अब मैंने ना यहाँ पर भी ज़बरदस्ती प्रीपोजिशन लगाया है ना, क्या ये सही लगा है या गलत लगा है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। अब कैसे करेंगे, मैंने बोला कि आपने वर्ब से क्या करना है, क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन क्या करना है आपने, बट से, या फिर आपने क्वेश्चन करना है होम से। अगर आपका आंसर ना बट से आ जाए, तब तो आपने प्रीपोजिशन नहीं लगानी है। अगर आपका होम से भी आंसर आ जाए ना, तो आपने क्या करनी है, प्रीपोजिशन नहीं लगानी है। ठीक है जी, अब मैं क्वेश्चन करके देख लेता हूँ पहले कि क्या प्रीपोजिशन लगानी है या फिर नहीं लगानी है। तो शी गोज जाना, बट से मैंने जैसे क्वेश्चन किया ना, बट गोज क्या जाना, तो क्या जाने का कोई लॉजिकली आंसर मुझे मार्केट नहीं मिल रहा है। मैं होम का क्वेश्चन करूँगा कि किसको जाना, तो किसको जाने का भी आंसर नहीं मिल रहा है मुझे। मुझे ये जो आंसर मिल रहा है ना मार्केट, ये किसका आंसर मिल रहा है मुझे, वेयर का आंसर मिल रहा है। यानी कि ये जो वेयर का आंसर मिलता है ना,
चाहे आपका वेयर का मिले, चाहे वाई का मिले, चाहे व्हेन का मिले, या हाउ मच का मिले ना, जब भी हम आपके वर्ब से ये वाले क्वेश्चन करते हैं इनका आंसर मिलता है ना, तो वो आंसर क्या होता है हमारे पास, एडवर्ब होता है। ठीक है जी, वो क्या होता है, एडवर्ब। बट यहाँ पे ना एडवर्ब ना आके क्या आया है, आपका नाउन आया है ना, कि आपका वेयर का आंसर आया ना, वेयर का कि कहाँ जाता है वो ना, गोज कहाँ जाता है, मार्केट जाता है, स्कूल जाता है, दिल्ली जाता है, हॉस्पिटल जाता है, यानी कि वेयर का आंसर आ रहा है ना। जब भी वेयर का आंसर आएगा ना, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना है, कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगाना ही लगाना है, क्योंकि आगे क्या है, नाउन। तो मैंने बोला था ना, मुझे एडवर्ब का आंसर मिल रहा है ना, वेयर का, ये सारे एडवर्ब के आंसर है। बट यहाँ पे डायरेक्ट एडवर्ब ना देकर मुझे क्या दे रखा है, एज अ नाउन, और नाउन से पीछे अगर मैं प्रीपोजिशन लगाऊंगा ना, तो दोनों वर्ड क्या बनेंगे आपके, एज अ एडवर्ब बनेंगे। क्या बनेंगे आपके, एडवर्ब बनेंगे। तो ये जब आप एडवर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी आपको यही 4-5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कि जब भी आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, वेयर, वाई, व्हेन, वेयर या हाउ मच का जब भी आंसर करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे, तो जो भी आंसर में आपको मिल रहा होगा ना, तो वही आपका एडवर्ब होता है। तो अगर इन दोनों को मैं एक साथ बोलूंगा ना, एज अ पार्ट ऑफ स्पीच के लिए कि ये क्या था, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एडवर्बियल। यानी कि प्रीपोजिशन के साथ नाउन आता है ना, तो उसे एडवर्ब ना बोलकर हम क्या बोलते हैं, एडवर्बियल, यानी कि एज अ एक्ट किसकी तरीके से करेगा, वो आपका एज अ एडवर्ब के तरीके से काम कर रहा होगा वहाँ पे। चलिए जी, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। हमारे पास एक और एग्जाम्पल आता है कि कमल हैज़ पास्ड इन डैश इंटरमीडिएट एग्जाम। अब देखिए ना कि उसने क्या पास कर लिया, उसने पास कर लिया इंटरमीडिएट एग्जाम, पास कर लिया। तो बट से क्वेश्चन आ गया ना, मैंने बट से क्वेश्चन किससे किया, इस वाली वर्ब से करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे भी जो इन था ना, वो गलत है, इन नहीं आना चाहिए था। तो ये आपने चीज़ें चेक करनी है कि आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। इसका लॉजिक धीरे धीरे आपने क्या करना है, ट्राई करना है, समझने का ट्राई करना है। इसके बाद है द मैन विल अप्रोच टू यू नेक्स्ट फ्राइडे। द मैन विल अप्रोच टू यू नेक्स्ट फ्राइडे। उसने अप्रोच किया, किसको अप्रोच किया, यू, उसको, तुमको। यानी कि यहाँ पर भी आपका क्या था, होम का आंसर आया था ना कि किसको, तो आपका यू, उसको या तुम्हें मैंने क्या किया था, अप्रोच किया था। तो यानी कि यहाँ पर आपका टू जो था ना, वो गलत आया है। एक और देख लेते हैं, ऐसा इसके बीच का डिफरेंस क्या है आपका ट्रांजिटिव तथा इंट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब ना हमें क्या बोलते हैं कि किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की नीड होगी ही होगी, यानी कि चाहिए ही चाहिए वहाँ पे, इसके बिना काम नहीं होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूँ ना, शी राइट्स, बस यही वाला जो हमने पीछे पढ़ा ना, अगर मैं इतना लिखूंगा ना सेंटेंस, देन ये सेंटेंसेस कंप्लीटेड नहीं है। हमें ये जो वर्ब है ना, ये बोलती है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, आएगा या फिर नहीं आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो मुझे पता चलेगा व्हाट एंड होम से क्वेश्चन करने से। क्या ये इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है या फिर नहीं है, क्या इतना सेंटेंस बोलेंगे देन काफ़ी है। देखिए शी राइट्स वो लिखता है, बट क्या लिखता है, मुझे एक लॉजिकली आंसर नहीं मिल रहा है ना कि वो क्या लिखता है ना, लिखना का मुझे बताना पड़ेगा ना कि वो क्या लिखता है। या मैं बोलूँगा शी ईट्स, मैं बोलूँगा कि वो खाता है, बट क्या खाता है ना। इट इज़ अ नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस, अगर कंप्लीट बनाना होगा तो हमें वहाँ पे बताना भी पड़ेगा ना कि वो क्या खा रहा है, अगर हमने ये वाली वर्ब बोली है तो। देखिए शी राइट्स, जैसे मैंने बट से क्वेश्चन किया ना कि वो क्या लिखता है, तो बट से आंसर आ जाएगा। वो क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है, अ बुक लिखता है, अ मैगजीन लिखता है, या न्यूज़पेपर लिखता है, या समथिंग कुछ और आर्टिकल्स लिखता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं। यानी कि बट से जैसे मैंने क्वेश्चन किया, तो मेरे पास ना ढेरों एग्जाम्पल में माइंड में आ गए कि मैं यहाँ पे ना कुछ भी पुट कर सकता हूँ बट से, कि वो लिखता है, बट क्या लिखता है, मैंने बोल दिया कि वो एक क्या लिखता है, बुक लिखता है, एक मैगजीन लिखता है, एक कुछ और लिखता है। यानी किस तरीके से ना ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्वेश्चन बन गए। अब जरा इसमें भी पुट करके देखना, शी डाइड। अब ना मैंने बोला कि वो मर गई, शी डाइड यानी कि वो मर गई। अब वो क्या मर गई, आपने क्वेश्चन किया ना यहीं पर भी, बट एंड आपका होम का क्वेश्चन किया। अब आप पुट करके देखिए कि क्या आंसर मिल रहा है आपको, कोई लॉजिकली बट से या होम से। अब मैंने जैसे बट से क्वेश्चन किया ना कि वह क्या मर गई, क्या का कोई लॉजिकली आप पुट कर पा रहे हैं। थोड़ा ट्राई करना है कि क्या आंसर में आप कोई भी वहाँ पे पुट कर पाएंगे आंसर में। तो आंसर आएगा, कभी भी आप पुट नहीं कर पाएंगे एज अ बट से आंसर देते हुए। क्या होम से वो किसको मर गई, नहीं। आप इनका इन दोनों से आंसर बना ही नहीं पा रहे हैं, तो यानी कि ये सेंटेंस ही अगर मैं इतना भी बोलूंगा ना, देन कंप्लीट होगा। यानी कि इतना बोलेंगे देन ये आपका सेंटेंसेस क्या बन जाएगा, एज अ कंप्लीट सेंटेंसेस बन जाएगा। अगर ना मुझे मान लेते हैं कि इसमें मुझे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी होती, मैंने बोला ना कि अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, देन आप क्या अप्लाई करेंगे, वहाँ पे कोई ना कोई प्रीपोजिशन अप्लाई करेंगे। अब वो ना कहाँ मर गई, मैंने क्वेश्चन किया वो वेयर,
यानी कि वो कहाँ मर गई, वो कैसे मर गई। यानी कि मैंने बोला ना वो वेयर का या हाउ का, या यानी कि कैसे मर गई, तो मैंने वर्ब से क्वेश्चन किया कि वो कहाँ मर गई, तो मैं बोलूँगा ही शी डाइड इन द रोड या इन द हॉस्पिटल, समथिंग कुछ भी हम आगे बोल सकते हैं। तो यानी कि मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने के लिए ना यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाया और आगे मैंने क्या लिख दिया एज अ नाउन, और नाउन प्लस प्रीपोजिशन आपके क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। और जो वेयर का आंसर दे रहा था ना वो यही तो था कि वो कहाँ मर गई, हॉस्पिटल में मर गया, ठीक है, या सड़क पे मर गया या रोड एक्सीडेंट में मर गया, समथिंग। ये सारे आपके वेयर के ही तो हैं आपके सारे के सारे आंसर। यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे नीड पड़ेगी एज अ ऑब्जेक्ट की। यानी कि यहाँ पे जो वर्क होता है ना वो डन हो जाता है ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे मुझे किसी भी इंसान या ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ती है उस काम को करने के लिए। यानी कि ये ऑटोमेटिकली क्या है, यहाँ तक आपका कंप्लीटेड है। यानी कि कोई चीज़ें अपने आप हो रही होती हैं, जैसे मैं बोलूँगा ना द सन, आपने कुछ सुना होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखो ना ये चीज़ ना ऑटोमेटिकली होने वाली है ना, ये काम अपने आप होता है, उससे कोई उगाता थोड़ा ना है सन को कि कोई इंसान, कोई एक पर्सन होगा या कोई भगवान होगा जो क्या करेगा पूर्व से आपके सूरज को उगाता होगा। ऐसा नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं, जैसे मैं बोलूँगा कि हवा चलती है, या फिर मैं बोलूँगा कि अ, वर्षा होती है, तो ये ऑटोमेटिकली होती है, कोई करवाता थोड़ा ना है वर्षा को। बादल गरजते हैं, अपने आप गरजते हैं। तो चीज़ें अपने आप होती हैं ना, तो उन चीज़ों के लिए ना हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और उनके बाद क्या आता है, कोई ना कोई प्रीपोजिशन आती है। जैसे यहाँ पे आई है ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कहाँ से उगता है, वेयर का आंसर है ये सारा का सारा, ये वेयर का आंसर है। कहाँ से उगता है, वो ईस्ट से उगता है, यानी कि पूर्व से उगता है। और कहाँ पे आपका ये छुपता है, तो वो छुपता है आपका वेस्ट में छुपता है जाके। इस तरीके के ना जितने भी होंगे ना, यानी कि जो चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं ना, वो चीज़ें भी आपकी किस्म कहलाई जाती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है वहाँ पर भी। ठीक है जी, क्लियर है इतनी चीज़ें। अब जैसे एग्जांपल थे, ही रीड्स अ बुक, वो क्या लिखता है या क्या पढ़ता है, वो बुक पढ़ता है। ही ड्रैंक, वो पीता है, क्या पीता है, मिल्क। यानी कि बट से क्वेश्चन किया तो जैसे मुझे किया तो मुझे क्या मिल गया, मिल्क मिल गया। तो ये इस प्रकार से आंसर मिल जाएगा। दे सैंग स्वीटली, वे गाते हैं बट क्या गाते हैं, मैंने बताया नहीं ना कि वो क्या गाते हैं। सैंग गाते तो हैं बट क्या गाते हैं, आई डोंट नो। मैंने आगे लिखा ही नहीं है कि सॉन्ग गाते हैं वो, मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि वे गाते हैं बट अच्छा गाते हैं, जो भी गाते हैं अच्छा गाते हैं। तो ये आपका क्या है, एडवर्ब है, स्वीटली एडवर्ब है। ही डाइड, वो मर गया, बट क्या मर गया, किसको मर गया, तो आंसर नहीं आया। ही वेंट, वो जाता है, वो चला गया, बट कहाँ चला गया, कहाँ जाता है, किसको जाता है, आंसर नहीं आएगा ना। वो कहाँ जाता है, तो कहाँ का आंसर है ये आपका, बट एंड होम का नहीं है। जब भी आप बट एंड होम का क्वेश्चन करेंगे ना, तो जो भी आंसर मिलेगा ना वही आपने क्या बोलेंगे कि ये इस सेंटेंसेस के अंदर क्या आया है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जब भी आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो इस तरीके से करते हैं आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद आता है ना कि हमारे पास अंडरस्टैंड करने के लिए कि प्रीपोजिशन वेयर इज यूज्ड एंड नॉट यूज्ड, पुट क्वेश्चन वर्ब ऑन बट होम, देन कम्स लॉजिकली आंसर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि बट एंड होम से अगर आपका लॉजिकली आंसर आता है ना, तो आप उसे क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर नॉट कम इन लॉजिकली आंसर ना, अगर आपका लॉजिकली आंसर नहीं आ रहा है ना, देन आप उसे क्या बोलेंगे, एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ये एक बार आपने क्या करनी है, अंडरस्टैंड करनी है ये वाली डेफिनेशन की बोला क्या जा रहा है यहाँ पे। अगर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो ज़रूर कमेंट में बताना है कि सर चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, मैं और स्लो बोलूँगा, या और स्लो धीरे धीरे इसको बनाने की ट्राई करूँगा, क्योंकि ये टॉपिक है ना काफ़ी लंबा है। एज आ इससे नॉट अ शॉर्ट टॉपिक, मैं फिर भी ऐसे शॉर्ट टॉपिक के लिए ही आपके लिए लेके आया हूँ, एज अ कंक्लूड करते हुए। वरना ये चीज़ें ना काफ़ी लंबी हैं, हर चीज़ को एज अ कंसेप्ट के रूप में मैंने समझाया था वैसे भी, बट फिर भी एज अ कंक्लूड करते हुए, क्योंकि एज अ डिमांड थी, एज अ यूट्यूब पे मैंने अपलोड नहीं की थी ये वाली वीडियोज़, तो इसलिए मैंने इनकी शॉर्ट फॉर्म में या छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, छोटी छोटी क्लिप में बनाऊंगा ये सारी की वीडियो में आपकी। और इसकी ना एक अलग से ही प्लेलिस्ट बनाई जाएगी एज आ, और ये जो प्लेलिस्ट होगी ये आपकी प्रीपोजिशन से ही होगी, जिसके अंदर सबसे पहले मैं यही वाली आपकी बेसिक डालूंगा, जिसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि प्रीपोजिशन होती क्या है, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाई जानी है या नहीं लगाई जानी है। एंड देन इसके बाद में थोड़ा सा आपका और एक्सप्लेन करूंगा बेसिक बेसिक जो प्रीपोजिशन होती है ना, जैसे इन, ऑफ, वेयर, सॉरी समथिंग आपकी, और फ्रॉम हो गई, ये कहाँ पे लगाई जाती हैं। एंड देन इसके बाद में मैं आपको स्किप करूंगा बीच की चीज़ें, और एक्स्ट्रा जो मटेरियल रहती है ना वो स्किप करूंगा, मैं आपके लिए सीधा ही लेके आऊँगा एज अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन।
और उसके बाद मैं आपको लॉजिकल प्रीपोजिशन बताऊंगा कि लॉजिकल प्रीपोजिशन क्या होती हैं एज अ पॉइंट ऑफ वर्ड। तो ये ना मैं ट्राई करूंगा कि कल तक आप सभी को ये प्लेलिस्ट मिल ही जाए और कम से कम एटलीस्ट 4 या 5 वीडियो उसके अंदर आपको मिलने वाली हैं। तो ये आपने एक सीक्वेंस से पढ़नी है। हो सकता है कि कोई भी आपकी वीडियो 30 मिनट की भी हो, कोई मिनट आपकी 15 मिनट की भी हो, ऐसा मैं कंक्लूड करते हुए वहाँ पे मेंशन करूँगा। तो चलिए जी देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल थे ट्रांजिटिव के और इंट्रांजिटिव वर्ब के। अब ना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में ना एक और केस आता है। यहाँ पे ना एक और केस आता है, कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं ना जो ट्रांजिटिव भी होती हैं, साथ में इंट्रांजिटिव भी होती हैं। वैसे तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं ना वो ऑलवेज आपकी ट्रांजिटिव होंगी, और कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जो इंट्रांजिटिव ही होती हैं। जैसे जो ऑलवेज इंट्रांजिटिव वर्ब रहती है ना वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि गो है, कम है, एक्सपायर है, या डाइड है। ठीक है, डाइड है मतलब डाई एक प्रकार से। ऐसी और भी बहुत ज़्यादा आपकी प्रीपोजिशन है। मतलब ये सारी लर्न नहीं करनी है आपने कि मैं बोलूँगा कि इनको याद कर लो कि इनके बाद प्रीपोजिशन आएगा ही आएगा। और हमेशा ही हम यही करते हैं कि कुछ ऐसी प्रीपोजिशन लर्न कर लेते हैं कि इनके बाद तो हमेशा ही क्या आएगी, कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगी। याद नहीं करनी है आपने, ट्राई करना है क्वेश्चन करने का, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितनी चीज़ें याद रख के जाएंगे एग्ज़ाम में। तो सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो इसलिए आपने क्या करना है, इन्हें एज थोड़ा ध्यान रखेंगे, इनसे क्वेश्चन करना है बट या होम का। तो आपको कभी भी ना आंसर नहीं मिलेगा, बट एंड होम से आंसर नहीं मिलेगा आपको। किससे मिलेगा, या तो वेयर से मिलेगा, यानी कि किसी और से मिलेगा। वेयर आपका भाई से बनेगा, या हाउ मच से आंसर मिलेगा आपको। तो यानी कि वो क्या होंगे, आपके एडवर्ब होंगे, एज अ प्रीपोजिशन के माध्यम से वो डाले जाएंगे। ठीक है। अब ना कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती है ना वो ट्रांजिटिव का भी काम करती है और इंट्रांजिटिव का वर्ब का भी काम करते हैं। तो हमें बिल्कुल रटनी नहीं है चीज़ें कि ये तो हमेशा ही ट्रांजिटिव ही होगी। नहीं, कभी कभी वो इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। वो कैसे होगी, जैसे एक है ना आपकी वर्ब है कुक। कुक का मतलब होता है पकना, यानी कि पकना ही होता है ना, कुक यानी कि पकना। एक इसका मतलब ये भी होता है पकाना। ठीक है, एक होता है पकाना, एक होता है पकना और एक होता है पकाना। जब जैसे सेंस आएगा ना पकने का तो ये तो होगी इंट्रांजिटिव। जब आएगा ना सेंस पकाने का तब इसका मतलब होगा आपका ट्रांजिटिव। एक इसी प्रकार से एक होता है उड़ना और एक होगा उड़ाना। ठीक है, उड़ना का जो सेंस होता है ना वो खुद उड़ती हैं चीज़ें। जैसे मैं बोलूँगा कि पंछी आकाश में उड़ते हैं ना, या पंछी उड़ते हैं, तो क्या उड़ते हैं, किसको उड़ते हैं, आंसर नहीं मिलेगा ना आपको कभी भी। किंतु अगर मैं जैसे बोलूँगा ना कि मैं हवाई जहाज़ उड़ाता हूँ या मैं पतंग उड़ाता हूँ, तो मैं क्या उड़ाता हूँ, पतंग उड़ाता हूँ, क्या का आंसर मिल जाएगा ना आपको, वर्ड का आंसर मिल जाएगा। तो यानी कि ये आपकी क्या बन जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ड बनेगी। अच्छा, यहाँ पे ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि एज अ लैंग्वेज टीचर ना, तो लैंग्वेज के अंदर मैंने हिंदी भी पढ़ाई है ना। तो हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ ना कि जो इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब हम बोल रहे हैं ना वो है कि एक्चुअल में आपकी, तो वह है अकर्मक क्रिया। और जिसने अकर्मक क्रिया ना अच्छे से पढ़ी होगी ना तो उसे बिल्कुल ईजिली लगेगा ये वाला टॉपिक ही है क्या चीज़ें, चल क्या रही हैं ये चीज़ें। और जो ट्रांजिटिव वर्ब वाली है ना वो आपकी सकर्मक क्रिया है। तो ये वाली ना सकर्मक क्रिया हिंदी में आपको ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पोर्शन भी आपको आने वाला है ना। तो अगर आपने ये भी नहीं देखा है ना तो ये तो मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही अपलोडेड कर रखा है कि सकर्मक क्या होती हैं और कर्मक क्या होती हैं। सेम मतलब है कर्म क्रिया का कि जिनके बाद कर्म आता है, और कर्म क्रिया का मतलब क्या होता है, जिनके बाद क्या होता है, अकर्म नहीं आता है। ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ी चीज़ें अलग होती हैं कि यहाँ पे हम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं कि लगती है साथ में, और वहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। शी कुक द फूड, वह क्या पकाती है, भोजन पकाती है। द फूड कुकड, भोजन पक गया। क्या मुझे नीड है, क्या मुझे आगे कुछ नीड है पुट करने की। तो यहाँ तक सेंटेंस बोलेंगे देन कंप्लीटेड है। द अब है ही मेल्टेड द आइस, उसने आइस पिघला दी, उसने मेल्टेड कर दिया ना, क्या पिघला दिया उसने, आइस को पिघला दिया। ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं प्रीपोजिशन लगा दूंगा ना तो वो गलत बन जाएगा। ही मेल्टेड इन द आइस बोलेंगे वो गलत बनेगा। अगर मैं बोलूँगा ना द आइस मेल्टेड, इसके बाद मैं बोलूँगा ना कोई कोई प्रीपोजिशन लगाएंगे हाँ तो वो लग जाएगी कि आइस पिघल गई। अब वो कब पिघल गई, तो मैं बोलूँगा कि पिछले कल पिघलना स्टार्ट हो गई थी, तो मैं बोलूँगा इन द प्रीवियस डे या समथिंग कुछ और, यानी कि मैं प्रीपोजिशन के साथ वो चीज़ें बताऊँगा। ठीक है। यहाँ पे एक और भी है, द ओपन द डोर, उन्होंने क्या ओपन किया, वे क्या ओपन करते हैं, डोर को ओपन किया। उसने क्या ओपन किया, डोर ओपन किया। द डोर ओपन, कई बार होता है ना दरवाजा अपने आप भी खुल जाता है, तो ये उसी सेंस में द डोर ओपन। इसके बाद अगर मुझे कुछ भी ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर फिर भी लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे, प्रीपोजिशन के साथ क्या लिखेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्लियर है, चलो जी इनमें देखना फिर। ही कम्स
डैश टू मीट मी, यहाँ पे टू लिखा क्या ये सही आया है या गलत आया? तो पहले थोड़ा थिंक करेंगे एंड देन उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ। अब मैंने बोला ही कम्स, आना, कम्स का मतलब होता है आना। अब आपने खुद से क्वेश्चन पुट कर लिया बट से कि बट कम्स एंड होम कम्स, यानी कि क्या आना, किसको आना। ये वाला मेरा आंसर नहीं होना चाहिए, इसके बाद वाला मेरा आंसर होना चाहिए बट एंड होम से। तो क्या लॉजिकली आंसर मिल रहा है आपको मीट या मी का, कि क्या आना, किसको आना, होम से आंसर नहीं मिला ना। यानी कि कम से एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना बट एंड होम से तो आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होगी ना टू लगेगी, यानी कि बिल्कुल सही आई है टू, यहाँ पे प्रीपोजिशन आनी चाहिए थी। इसके बाद है ही रीड्स अ बुक। बे क्या पढ़ते हैं, एक पुस्तक पढ़ते हैं ना, रीड्स। तो वट रीड्स, एक पुस्तक, क्या पढ़ते हैं, एक पुस्तक। तो यानी कि मुझे बट से आंसर मिल गया ना, यहाँ पे मुझे आंसर यहाँ पे गिवन है। अगर मुझे आंसर गिवन है तो यहाँ पे मैं कोई सी भी प्रकार की प्रीपोजिशन नहीं लगाऊंगा। तो ये ध्यान रखेंगे, यानी कि कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी। नो यूज एनी प्रीपोजिशंस यहाँ पे। ही किल टू देम, है ना, ही किल टू देम, ही किल टू देम, उसने उसे मार दिया। ठीक है जी। तो ये आपका सेंस आता है मारने के लिए। तो उसने किसको मारा, उसे मारा। देम यानी कि किसको मारा, उसे मारा। तो ये आंसर किसका है, होम का। यानी कि किसको मारा, उसे मारा। किसको मारा, हिरन को मारा। किसको मारा, शेर को मारा। समथिंग कुछ भी अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे ना तो किल्ड से आपका आंसर आ जाएगा। दो वर्ब होती हैं, एक होती है किल और एक होती है डाई। डाई का मतलब होता है मरना और किल का मतलब होता है मारना। जब मारने का बोलेंगे ना तो किसी चीज को तो मारा होगा ना, कि किसको मारा है। तो यानी कि किसको से आंसर आ गया ना आपका, यानी कि आपका वाई सॉरी होम से आंसर आ गया। किसको से अगर आप करेंगे, किसको मारा, मुझे मारा, उसे मारा, जानवर को मारा, हाथी को मारा या समथिंग किसी और को मारा। तो इस केस में किंतु डाई से क्या मतलब आता है, कभी भी आंसर नहीं आता ना तो क्या से ना ही किसको से। तो ये तो मेरी ट्रांजिटिव थी बट ये मेरी क्या थी, इंट्रांजिटिव थी। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ना आपका केल्ड के बाद आपका ये जो टू है ना ये नहीं आने वाला था। तो ये क्या है आपका गलत है। ठीक है जी। अब कुछ और ले लेते हैं, जैसे दे अराइव डैश इन द स्टेशन। आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे पुट कीजिए कि क्या आएगा, आएगा भी या फिर नहीं आएगा। सबसे पहले सेंस में तो यही समझनी है चीजें। दे अराइव डैश इन द स्टेशन, वे पहुंच गए, बट क्या पहुंच गए, अराइव होता है पहुंचना ना। तो जैसे मैंने क्वेश्चन किया ना कि बट एंड होम से, कि क्या पहुंच गए, किसको पहुंच गए, तो आंसर मुझे नहीं मिल रहा है इन द स्टेशन में। अगर मैं क्वेश्चन करूंगा ना वेयर, यानी कि वो कहाँ पहुंच गए, तो मुझे पता है कि वो कहाँ पहुंच गए, इन द स्टेशन। लॉजिकली आंसर मिला मुझे आगे। तो ये जो आंसर मिला ना मुझे वेयर से मिला, और वेयर से मेरा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए मुझे क्या लगानी पड़ी यहाँ पे, प्रीपोजिशन लगानी पड़ी इन। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर वर्ब मेरी इंट्रांजिटिव हो जाए, अगर इससे बट या होम से आंसर आगे नहीं मिल रहा है मुझे ना, तो मतलब होता है कि आगे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, फिर आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली जा रही है सेंटेंसेस में। और वो किसके माध्यम से डालेंगे, हम आपके एज अ प्रीपोजिशन के माध्यम से डालेंगे। चलिए जे को देख लेते हैं। आई गो टू मार्केट, जाना, क्या जाना, किसको जाना, नहीं आंसर है। बट वेयर का जैसे आंसर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही है। चलिए जी अगला देख लेते हैं। ऑल मेडिसिन एक्सपायर इन दिस स्टोर, कि जितनी भी मेडिसिन थी वो सारी की सारी क्या हो गई, एक्सपायर हो गई। तो बट क्या एक्सपायर हो गई, मेडिसिन ना। मेडिसिन तो पीछे दे रखा है, मुझे ये वाला आंसर नहीं चाहिए। मुझे चाहिए इसके बाद, मुझे ढूंढना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैं करता हूँ यूज आपका बट का। एक्सपायर हो जाना, बट क्या एक्सपायर हो जाना, क्या स्टोर एक्सपायर हो गया, नहीं, आंसर गलत है। किसको एक्सपायर हो जाना, स्टोर को एक्सपायर हो जाना, तो आंसर आया बिल्कुल भी नहीं। तो होम से भी आंसर नहीं आया मेरा। तो यानी कि ये जो चीज़ें दे रखी है ना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि वो एक्सपायर हो गई, बट कहाँ एक्सपायर हो गई, इस स्टोर के अंदर, इन दिस स्टोर। तो बिल्कुल सही यूज़ हुआ है ना, प्रीपोजिशन आनी चाहिए थी यहाँ पे, क्योंकि एज ए एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली जा रही है एग्जाम में इस क्वेश्चन के अंदर। शी फॉल्स इन द रोड ना, शी फॉल्स यानी कि वो गिर गई, बट वो क्या गिर गई, गिरना होता है ना, फॉल्स का मतलब होता है गिरना। बट वो क्या गिर गई, किसको गिर गई, तो आंसर नहीं आया ना। मैंने जैसे क्वेश्चन किया ना वेयर, वो कहाँ गिर गई, तो मुझे आंसर मिला रोड पे गिर गई, या फिर आपका बिल्डिंग पे, स्कूल पे गिर गई, या स्कूल से गिर गई, समथिंग कुछ और आपका सेंटेंस बनता। तो यानी कि बट एंड होम से आंसर नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में क्या दी जा रही है आगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो वो किसके माध्यम से डाली जाएगी, आपकी एज अ प्रीपोजिशन के माध्यम से डाली जाएगी। तो ये भी सही था। चलिए जी कुछ और एग्जांपल देखते हैं। शी कम्स
डैश इन द, चलो ये फिर से रिपीट हो गया ना, अच्छा नहीं फिर से वही थे। मोबाइल फ़ोन कंसिस्ट डैश द सिल्वर, कि मोबाइल फ़ोन बना हुआ है, बट क्या बना है, कंसिस्ट होता है बनना, तो क्या बनना, किसको बनना, तो आंसर नहीं आया ना, तो यानी कि कंसिस्ट के बाद क्या आएगा, आपका ऑफ आएगा, यानी कि आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली जा रही है। शी वॉज क्राइंग, क्या रोना, किसको रोना, आंसर नहीं मिलेगा आपको कभी भी, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा कि वो कहाँ रोती है, क्राइंग कहाँ, यानी कि वेयर का आंसर आया, इन आपका लग जाएगा। शी डिपेंड्स ऑन अर्जुन, वो डिपेंड करती है, क्या डिपेंड करती है, किसके लिए डिपेंड करती है, तो आंसर नहीं आएगा। और डिपेंड ना, डिपेंड के बाद हमेशा ही क्या आती है, ऑन आती है, डिपेंड ऑन, तो ये आपका ऑन लगता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए जी कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यू आर डिजर्विंग इन दिस पोस्ट, आप डिजर्व करते हैं, क्या डिजर्व करते हैं, किसको, तो ये आंसर आपका यहाँ पे लॉजिकली नहीं आ रहा है, दिस पोस्ट, यहाँ पे भी क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ही डाइड इन द मार्केट, चलो ये तो हो गया ना अभी, ये तो बिल्कुल सही है। पेन डिसअपियर, ये पाइन गायब हो गया, बट क्या गायब हो गया, किसको गायब हो गया ना, तो आंसर नहीं है, कहाँ गायब हो गया, इन द शॉप गायब हो गया, इस शॉप के अंदर गायब हो गया, तो बिल्कुल सही था। आई हैड ड्रंक इन द पार्टी, ड्रंक का मतलब होता है ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, क्या पीना, किसको पीना नहीं, कहाँ पीना, पार्टी में पीना, तो कहाँ का आंसर है ना, तो कहाँ का जब भी आंसर आएगा तो आपने क्या लगानी है, आगे प्रीपोजिशन लगानी है वर्ब के बाद, फिर लिखना है अपने ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये ना हमने एज आ प्रीपोजिशन का ना मैंने बेसिक चीज़ें बताई, और बेसिक चीज़ों के अंदर मैंने बताया कि प्रीपोजिशन होती क्या है, प्रीपोजिशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगी या फिर नहीं लगेगी। फर्स्ट स्टेप में तो आपने यही चीज़ें करनी है कि प्रीपोजिशन लगने वाली है या फिर नहीं लगेगी, तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, सबसे पहले चेक करनी है। क्लियर है इतनी चीज़ें, तो ठीक है, इतनी चीज़ें आपने क्या करनी है, सबसे पहले चेक करनी है, ठीक है जी। इसके बाद में मैं आपको पहले बताऊंगा नॉर्मल प्रीपोजिशन, इसमें ना बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी आपको एज आ, आफ्टर इस वीडियो के अपलोड होने के 2 आवर के बाद आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी। और इसके बाद में मैं आपको फिक्स्ड बताऊंगा कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होती हैं, एंड देन उसके बाद मैं आपको इनमें से ना आपको एक बताऊंगा कन्फ्यूजिंग नहीं, एज अ लॉजिकली बताऊंगा। ये 3 चीज़ें आपने पढ़नी है एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो ये 3 ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कन्फ्यूजिंग एंड आपकी फ्रेजल वर्ब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता होगा ना ये वाली पढ़नी है बट बड़ा हार्ड सिलेबस हो जाएगा, लंबा सिलेबस हो जाएगा, तो आपने वैसे तो इग्नोर करनी है, फिर भी अपने लेवल पे अपनी चीज़ें पढ़ के जानी है, ये चीज़ें सारी की सारी, ठीक है जी। चलिए जी ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो ज़रूर कमेंट में बताना है कि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। ये जो करवाया है इसकी पीडीएफ आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, वहाँ से आपने क्या करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। चलिए जी ठीक है जी, ओके, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।